चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट लेक्चर अपना रहेगा वेव्स एंड ऑसिलेशन। जब अपन बात करते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशन तो उसमें 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक आपको पहले से थोड़ा बहुत आना चाहिए। 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे SHM, सब जानते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर अपन SHM पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन करेंगे नहीं। अपना टॉपिक रहेगा वेव्स एंड ऑसिलेशन, एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन का पहला टॉपिक होता है डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर मीन्स अवमंदित दोलक, डैम्प्ड ऑसिलेटर। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं फ्री ऑसिलेटर क्या होता है। चलिए बात करते हैं फ्री ऑसिलेटर क्या है। लिखना कुछ नहीं है, केवल बोर्ड पे फोकस करना है। एक छोटा सा टॉपिक फ्री ऑसिलेटर। फ्री ऑसिलेटर को ही कहा जाता है अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। अनडैम्प्ड ऑसिलेटर का मतलब है जिसका अवमंदन नहीं होता। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है, एक्चुअल में आपको ये केस देखने को नहीं मिलेगा। ये एक आइडियल सिचुएशन होती है अगर आपने किसी भी पार्टिकल को लटकाया है। इमेजिन करेंगे आपने किसी पार्टिकल को लटकाया और वो लाइफ टाइम इसी तरह से ऑसिलेशन करता रहे, इसी तरह से ऑसिलेशन करता रहेगा, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इसी कंडीशन को कहा जाता है फ्री ऑसिलेशन, और इस पार्टिकल को कहते हैं फ्री ऑसिलेटर। अगर कोई भी पार्टिकल लाइफ टाइम इसी तरह से ऑसिलेट करता रहेगा तो इस कंडीशन को कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं फिजिक्स में। इट मीन्स ये इमेजिनरी कंडीशन है, एक आइडियल कंडीशन है। और इसी को आप 11th स्टैंडर्ड में SHM नाम देते हैं। SHM थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, SHM में आपने क्या क्या पढ़ा था। SHM में एक पॉइंट पढ़ा था एम्पलीट्यूड, याद है? आयाम। एम्पलीट्यूड को क्या कहते हैं? आयाम। आयाम किसे कहते हैं? माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम। अच्छा, बात करते हैं, जब कभी भी हम फ्री ऑसिलेशन की बात करेंगे तो हर बार पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा और वापस आएगा। हर बार पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचेगा और वापस आएगा। व्हाट इट मीन्स, जब कभी भी पार्टिकल फ्री ऑसिलेट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर कोई भी पार्टिकल फ्री ऑसिलेट करता है तो हमेशा उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, उसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होता है। अगर कोई भी पार्टिकल फ्री ऑसिलेट करता है तो अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, सब जानते हैं। तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2πf। अगर f कांस्टेंट है तो ओमेगा नॉट भी क्या होगा? कांस्टेंट। ये ग्रेड 2 का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है। अभी बात करेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन फ्री ऑसिलेटर किसे कहते हैं? एक ऐसा ऑसिलेटर जिस पर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल नहीं लगता है। मीन्स ऑलवेज इस तरह से ऑसिलेट करता है हमेशा। फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। मीन्स जब कभी भी हम नॉर्मल लाइफ में किसी पार्टिकल को यहाँ सस्पेंड करेंगे और फोर्स लगाएंगे तो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। उसका आयाम लगातार कम होगा, उसकी एनर्जी लगातार कम होगी, उसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी। अगर आयाम कम होता है, वेलोसिटी कम होती है और एनर्जी कम होती है तो ऐसे ऑसिलेटर को डैम्प्ड ऑसिलेटर कहते हैं। लेकिन अपना टॉपिक क्या है? अनडैम्प्ड। इसका मतलब एनर्जी पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा। चलिए ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन, फ्री ऑसिलेटर का मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। ये 4 पॉइंट आपको मेमोराइज करने हैं। 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी v इक्वल्स टू ओमेगा नॉट ओवर √a² माइनस x², पढ़ा होगा ना। अच्छा, क्या कोई बताएगा अगर कोई भी पार्टिकल फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? बिल्कुल, पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होगी। ध्यान देंगे, यहाँ पर पोजीशन x का मान कितना है? 0। यहाँ पर पोजीशन x का मान कितना है? +a, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर x का मान कितना है? -a, क्या मिनिमम एम्पलीट्यूड? ना,
मिनिमम नहीं बोलते, ये भी मैक्सिमम है और ये भी मैक्सिमम। इसको राइट डायरेक्शन कहते हैं और इसको लेफ्ट डायरेक्शन कहते हैं। अच्छा ध्यान देंगे, अगर x बराबर हम प्लस ए रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, a इंटू ओमेगा नॉट, मीन्स यहां पर मैक्सिमम है। जब भी कोई पार्टिकल फ्री ऑसिलेट करता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी फिक्स नहीं है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, अगर कोई भी पार्टिकल फ्रीली ऑसिलेट करता है, अनडैम्प्ड कंडीशन है, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो 100% काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। भाई अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो 100% काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, बिल्कुल पढ़ा होगा ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ साथ चेंज होती है, पोजीशन चेंज होगी, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। क्या कोई बताएगा टोटल एनर्जी चेंज होगी? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखेंगे, हाफ के एक्स, सॉरी लेट मी चेक, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मान यहां से उठा के रखेंगे, प्लस इसको मैं छोड़ रहा हूं एक बार, सो हाफ एम, वी का मान कितना, ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस यू का मान बताइए कितना, हाफ के, व्हाट इज के, फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबको आती है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर कितना बचेगा, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या कांस्टेंट है, यस। अगर कोई भी पार्टिकल फ्रीली ऑसिलेट करता है, अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा बहुत हल्का क्वेश्चन है, ग्रेड 2 का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में ऐसे लिख के दिया था, फ्री ऑसिलेटर के लिए कौन सी वैल्यू चेंज होगी, कौन सी वैल्यू चेंज होती है। ऑप्शन नंबर 1 एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर 3 टाइम पीरियड, ऑप्शन नंबर 4 वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है सबके दिमाग में? लिखेंगे लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। अच्छा ध्यान देंगे, फ्री ऑसिलेटर में आप क्या पढ़ते हैं, अगर कोई भी पार्टिकल फ्रीली ऑसिलेट करता है, लाइफ टाइम इसी तरह से ऑसिलेट करता है, तो इसको क्या कहेंगे, फ्री ऑसिलेटर। क्वेश्चन ये बनता है कि पार्टिकल वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ क्यों आया। मेन पोजीशन की तरफ लाने वाला एक फोर्स होता है और इस फोर्स को कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करेंगे तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इस वजह से माइनस लगा सकते हैं। सो व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स, माइनस ऑफ के एक्स। 100% इस बात को मेमोराइज कर लो। अच्छा आप मुझे ये मत बताना कि सर एसएचएम की इक्वेशन ये होती है। जब 11th क्लास में पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ये एसएचएम की इक्वेशन हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस होती है। आपको कोई पूछे कि एसएचएम की कितनी इक्वेशन होती है तो कितनी बताओगे, 1 2 3 कि 4? एसएचएम तो सबने पढ़ाई है ना। एसएचएम की कितनी इक्वेशन होती है, क्या ये सही है? हाँ सर होती है, पढ़ा है। एसएचएम की इन्फिनिटी इक्वेशन होती है। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो x बराबर a साइन ओमेगा टी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन बन सकती है। 11th स्टैंडर्ड के साथ हम उस टॉपिक को लेंगे।
ध्यान देंगे अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेटर है तो केवल और केवल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और रिस्टोरिंग फोर्स का मान कितना होगा -kx। टाइटल डालेंगे। चलिए अभी तक इतना लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फ्री ऑसिलेटर हिंदी में कहते हैं मुक्त दोलक या इसी को कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। अनडैम्प्ड ऑसिलेटर फ्री ऑसिलेटर या इसी को कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेटर। चलिए एक डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। ये एक आइडियल केस है। आइडियल केस, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। यहां कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल इस तरह से परमानेंट ऑसिलेशन कर रहा है। इसको मेन पोजीशन कहते हैं, सभी जानते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। मान लेते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अक्स है। व्हाट इज अक्स? व्हाट इज अक्स? डिस्प्लेसमेंट। अक्स का मेजरमेंट कहां से होता है? मेन पोजीशन से। मैं आपको क्लियर कर दूं, ज़्यादा कुछ यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, एसएचएम के बारे में 11th क्लास में पढ़ेंगे। चलिए व्हाट इज एक्स? डिस्प्लेसमेंट। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर फ्री ऑसिलेटर है तो केवल और केवल रिस्टोरिंग फोर्स ही लगता है। केवल रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रत्यानयन बल और इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए होंगे रिस्टोरिंग फोर्स। एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। एफ आर इक्वल्स टू -kx, where k is called force constant, बल नियतांक। k को कहा जाता है फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक। K is called force constant. What is x? Displacement from mean position, माध्य स्थिति से विस्थापन। माध्य स्थिति से विस्थापन। x is always measured from mean position. x का मेजरमेंट हमेशा माध्य स्थिति से किया जाता है। फ्री ऑसिलेटर टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड का। हम यहां इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलिए नीचे लिखेंगे, फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड मीन्स आयाम, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। आवर्तकाल जिसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है। अच्छा, इस टाइम पीरियड को मैं T नोट लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे फिजिक्स पर। हम इसको दिखा देते हैं T नोट से। फ्रीक्वेंसी F नोट इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन T नोट या 2 पाई F नोट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। क्या वेलोसिटी चेंज होगी? यस। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ होगी? मेन पोजीशन पर, और सबसे कम एक्सट्रीम पोजीशन पर, चरम बिंदु पर कितनी होगी? एग्जैक्टली 0। लिखेंगे वेलोसिटी वेग इक्वल्स टू वेरिएबल मीन्स चेंज हो सकता है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी वो भी कैसी होगी? वेरिएबल। बताएंगे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा वो भी कैसी होगी?
वेरिएबल, कोई बताएगा टोटल एनर्जी कांस्टेंट, E बराबर क्या होगा कांस्टेंट। इतना कम से कम सबको आना चाहिए, चेक कर लेंगे। कोई डाउट है तो जरूर पूछेंगे। फ्री ऑसिलेटर का मतलब तो समझ आ रहा है, ये फ्री ऑसिलेटर परमानेंट फिक्स एम्पलीट्यूड है, चाहे देख लो। अगर आयाम फिक्स है तो आवर्तकाल भी फिक्स होगा इस केस में। अच्छा, एक टॉपिक है अवमंदित दोलक, डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। आयाम लगातार कम हो रहा है, वेलोसिटी लगातार कम होगी, एनर्जी लगातार कम होगी। क्यों कम हुई, सोच के बताइए क्यों कम होगी। मान लो हम ये एक्सपेरिमेंट यहाँ कर रहे हैं, आपने एक पार्टिकल लिया, उस पर बाहरी बल लगाया और बाहरी बल लगा के छोड़ दिया, तो क्या वो पार्टिकल लाइफ टाइम ऐसे ऑसिलेट करेगा? क्या इस तरह से ऑसिलेट करेगा? आयाम लगातार कम होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब अपन फ्लूइड की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं, तो इसी घर्षण बल को कहा जाता है श्यान बल, विस्कस फोर्स। और ऐसे ऑसिलेटर को क्या कहते हैं? अवमंदित दोलक। छाप लिया सबने, लिखना कुछ नहीं है। पार्ट स्टार्ट होता है अपना यूजी वेव्स एंड ऑसिलेशन का, लिखना कुछ भी नहीं है। टॉपिक का नाम होता है डैम्प्ड ऑसिलेटर। हिंदी में कहते हैं अवमंदित दोलक। केवल बोर्ड पे फोकस करेंगे। एक क्वेश्चन आना निश्चित है। ओवरऑल वेव्स एंड मैकेनिक्स से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक है मुश्किल से 4। मुश्किल से 4 टॉपिक हैं पूरी वेव्स एंड ऑसिलेशन में। एक डैम्प्ड ऑसिलेटर, इसके बाद पढ़ेंगे ड्राइवन ऑसिलेटर, इसके बाद पढ़ेंगे कपल्ड ऑसिलेटर, और उसके बाद लास्ट में नॉइज है, इंटेंसिटी है, उसके बारे में एक टॉपिक है। तो ओवरऑल 4 टॉपिक ही हैं और क्वेश्चन आते हैं 6 से 7। चलिए ध्यान देंगे। एक्चुअल सिनेरियो क्या है, यही प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि आपने पार्टिकल को सस्पेंड किया है, पार्टिकल को लटकाया है, आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स बाहरी बल लगाया, तो पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करेगा। लगातार इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, उसके बाद यहाँ पहुँचेगा और फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा। ये बात क्लियर है? पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या पार्टिकल वापस आ रहा है मेन पोजीशन की तरफ? आ रहा है वापस? देखिए, आपने इस तरह से फोर्स लगा के छोड़ा, पार्टिकल वापस मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है। इसका मतलब आपने कहा कि सर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है? पार्टिकल को वापस मेन पोजीशन की तरफ लाना। अच्छा, ध्यान देंगे, इस कंडीशन में प्रत्यानयन बल कार्य करता है, और वो प्रत्यानयन बल कितना होगा? Fr इक्वल्स टू माइनस के एक्स। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वैल्यू ऑफ के, तब तुरंत बताएंगे m ओमेगा नॉट स्क्वायर। डन। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन में इस पर एक अवमंदित बल लगता है, डैम्प्ड फोर्स लगता है। वो डैम्प्ड फोर्स वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। डैम्प्ड फोर्स किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। ध्यान देंगे, नेगेटिव साइन लगाया, क्यों? क्योंकि डैम्प्ड फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, डैम्प्ड फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हो पा रहा है? दोबारा सुनेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स किस पर डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पर। डैम्प्ड फोर्स किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर। दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वजह से नेगेटिव साइन लगाया है। मीन्स एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ वी। मीन्स इंप्लाइज करके लिख सकते हैं एफ डी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू वी, जहां इस लैम्डा को कहा जाता है अवमंदन गुणांक। इंग्लिश में कहते हैं डैम्प्ड कोफिशिएंट या डैम्पिंग कोफिशिएंट। दोनों बातें मेमोराइज करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि डैम्प्ड ऑसिलेटर किसे कहते हैं? वह ऑसिलेटर जिसका आयाम, जिसकी वेलोसिटी और जिसकी एनर्जी टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने का मतलब
चरघातांकी रूप से। मीन्स व्हाट, अगर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ देखना चाहेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ देखना चाहेंगे तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। अगर आप एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में ग्राफ देखना चाहेंगे तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, दिखाएंगे बिल्कुल। अगर आप एनर्जी और टाइम के बीच में ग्राफ देखना चाहेंगे तो इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई देगा, और इसी को क्या कहते हैं, चरघातांकी ग्राफ। चरघातांकी ग्राफ। मैं आपको पूरे सिनेरियो को एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एम्पलीट्यूड का आंसर आएगा a बराबर a नोट e की पावर माइनस आर टी। रट्टा मार लो चाहे, a बराबर a नोट e की पावर माइनस आर टी, लिखना कुछ नहीं है, a बराबर a नोट e की पावर माइनस आर टी। वेलोसिटी का आंसर आएगा v बराबर e की पावर माइनस टू आर टी। एनर्जी का आंसर आएगा E बराबर E नोट E की पावर माइनस टू आर टी। तीन बेहद खास टॉपिक कि आयाम का मान चरघातांकी रूप से कम होता है, वेग का मान भी चरघातांकी रूप से कम होता है, और एनर्जी का मान भी चरघातांकी रूप से कम होता है। डैम्प्ड ऑसिलेटर पर कितने फोर्स लगते हैं? दो। कौन कौन से? रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या? वापस पार्टिकल को मेन पोजीशन की तरफ लाना। और डैम्पिंग फोर्स क्या काम करता है? पार्टिकल की वेलोसिटी को डिक्रीज करने का काम करता है। मीन्स वेलोसिटी का मान चरघातांकी रूप से कम होता है, लिखना कुछ नहीं है, सोल्व करके दिखाते हैं। व्हाट इज लैम्डा? अवमंदन गुणांक। अवमंदन गुणांक F बराबर क्या होता है? ma। व्हाट इज F? इक्वल्स टू ma। सो m dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू v। dv बाई v इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन m इंटू डी टी। मैथमेटिक्स सबको आती है। अच्छा, इमेजिन करेंगे लैम्डा कांस्टेंट, m कांस्टेंट, किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्या सही बात है? सोच के बताएंगे। डैम्प्ड ऑसिलेटर आप पढ़ रहे हैं, आपने जैसे डैम्प्ड ऑसिलेटर को देखा तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उसके थोड़े से टाइम के बाद में वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्लियर हो पा रहा है भाई? हमने किसी पार्टिकल को देखा, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, जैसे आपने उसको देखा इसका मतलब उसकी वेलोसिटी उस टाइम पर मैक्सिमम है, थोड़े से टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो हमने कहा किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। और किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी है? v। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा? ln v, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन v नॉट टू v माइनस लैम्डा अपॉन m, कितना आएगा? t। ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, नीचे वाली लिमिट रखेंगे, मैथ सबको आती है। फाइनल आंसर v इक्वल्स टू v नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t बाई m। बताइए ग्राफ कैसा आएगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। टाइम t बराबर 0 पर वेलोसिटी v0, टाइम t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी? v0, मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी का मान लगातार कम होगा। मीन्स वेलोसिटी चरघातांकी रूप से कम होती है। एक तो इसको याद कर लेंगे, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t बाई m। टाइटल डालेंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर। क्या आयाम कांस्टेंट होता है? सोच के बताओ, क्या आयाम कांस्टेंट होता है? नहीं होता ना। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? क्या एनर्जी कांस्टेंट होती है? नहीं। बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहां पर आयाम कांस्टेंट नहीं होता है। अभी कुछ याद नहीं करना है। डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे, केवल अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखेंगे नोटबुक में, और डायग्राम बनाने के बाद लिखेंगे वह ऑसिलेटर जिस पर घर्षण बल मीन्स फ्रिक्शन फोर्स या श्यान बल, अगर फ्लूइड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप कहेंगे श्यान बल, जिस पर घर्षण बल या श्यान बल लगने के कारण एम्पलीट्यूड
आयाम, वेग तथा ऊर्जा। वेग तथा ऊर्जा चरघातांकी रूप से घटती है। चरघातांकी रूप से घटती है, इसे अवमंदित दोलक कहते हैं। अवमंदित दोलक कहते हैं। आयाम, वेग और एनर्जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड एनर्जी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अब छोटी मोटी ट्रांसलेशन तो सबको आता ही होगा ना। वैसे तो आप देखेंगे धीरे धीरे सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप अभी प्रिपेयर हो रहे हैं। सब समझ जाएंगे कि आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं और एनर्जी मीन्स ऊर्जा है। देखेंगे नेक्स्ट लाइन से। अवमंदित दोलक पर, डैम्प्ड ऑसिलेटर पर दो फोर्स कार्य करते हैं, दो फोर्स एक्ट करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेटर पर दो फोर्स एक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिस्टोरिंग फोर्स। अब हिंदी मीडियम वाले बताएंगे आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं? सही है। रिस्टोरिंग फोर्स, कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा? Fr इक्वल्स टू माइनस kx, जहां पर k इक्वल्स टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर। कोई बताएगा व्हाट इज ओमेगा नॉट? अब आप बोल दो सर k बाई m ओवर रूट। व्हाट इज ओमेगा नॉट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब? भाई बताना तो पड़ेगा ना। ओमेगा नॉट क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन कब? अनडैम्प्ड केस में। डैम्प्ड केस में नहीं है। दोबारा सुनेंगे, दोबारा समझेंगे। अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर, आप पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स, ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई भी पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट करता है, इसका मतलब किसी प्रकार की कोई डैम्पिंग नहीं है। उस टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कहते हैं? ओमेगा नॉट। डन। अगर डैम्पिंग हो रही है तो उस टाइम पर हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे ओमेगा। ओमेगा नॉट का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब? फ्री ऑसिलेशन के केस में। कब? अनडैम्प्ड केस में। इसीलिए आपको वो पढ़ाया था, लिख लो फिर से। जहां ओमेगा नॉट का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब होता है अनडैम्प्ड कंडीशन, अनडैम्प्ड केस। पार्टिकल को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। फ्री ऑसिलेशन का मतलब होता है अगर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, उसको फ्री ऑसिलेशन का है फिजिक्स में। पार्टिकल को तो सभी में छोड़ना पड़ेगा, डैम्प्ड में भी छोड़ना पड़ेगा। फ्री ऑसिलेशन किसको कहा है, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। ये पार्टिकल है, इसको हम रिलीज करेंगे या फोर्स लगाएंगे। दूसरी कंडीशन, ये पार्टिकल, इस पर हम फोर्स लगाएंगे। अगर इस पर आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया है तो ये पार्टिकल परमानेंटली इस तरह से ऑसिलेशन करेगा, परमानेंटली लाइफ टाइम ऑसिलेट करेगा। इसको फिजिक्स में डिफाइन किया फ्री ऑसिलेशन। बट ये तो आइडियल केस है, ऐसा होगा नहीं। नेचुरली क्या होगा, समझ पा रहे हैं? इसको कहा है डैम्पिंग। फ्री ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मीन्स व्हाट? पार्टिकल का एम्पलीट्यूड परमानेंटली फिक्स है, उसको फिजिक्स में कहा है फ्री ऑसिलेशन। आप इस बात को ऐसे मत समझें कि सर फ्री ऑसिलेशन का मतलब पार्टिकल को फ्री किया है। पार्टिकल को तो हर एक केस में फ्री करेंगे। जैसे आगे जाके अपन पढ़ेंगे फोर्स ऑसिलेटर, ध्यान देंगे यहां पर आयाम का मान लगातार कम हो रहा है। दोबारा, ये फर्स्ट केस किस में? ये बात तो मैंने टाइटल में ही दी है। फ्री ऑसिलेशन आइडियल केस है, एक्चुअल होगा ही नहीं।
ठीक है। अब आप मुझे कल आके कहेंगे सर घड़ी का पेंडुलम है, तो उसमें तो होता है, बात करते हैं उसकी। फर्स्ट केस ये, ठीक है, इसको कहते हैं आइडियल केस विच इज नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स, ठीक है। सेकंड केस ये, इसको कहते हैं डैम्पिंग केस। फर्स्ट केस फ्री ऑसिलेशन अनडैम्प्ड, सेकंड केस डैम्पिंग। अब हम कभी भी फिजिक्स में ये नहीं चाहते कि आयाम कम हो, हम कभी भी फिजिक्स में ये नहीं चाहते कि किसी ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड कम हो, तो सर क्या करेंगे, इसको वापस एनर्जी सप्लाई करेंगे, वापस बैटरी जोड़ेंगे, और जैसे ही आप बाहर से फोर्स लगा देंगे और फोर्स लगाकर एनर्जी देंगे, तो ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ अगर ऑसिलेशन करे तो इसको कहते हैं फोर्स ऑसिलेटर। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, घड़ी का पेंडुलम लाइफ टाइम ऐसे ऑसिलेशन करता है। क्या वो फ्री ऑसिलेटर है? वो फ्री ऑसिलेटर नहीं है, उसमें आपने बाहर से फोर्स लगा रखा है, बैटरी सप्लाई, बैटरी से एनर्जी दी, तो उसी को कहते हैं फोर्स ऑसिलेटर, उसी को कहा जाता है ड्राइवन ऑसिलेटर। सारे नाम दोबारा समझ लो। SHM, आपने जो भी SHM में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, वो सारा का सारा केस है फ्री ऑसिलेशन का, वो सारा का सारा केस है अनडैम्प्ड कंडीशन का, ठीक है। अपना जो वेव्स एंड ऑसिलेशन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है डैम्प्ड केस से, आयाम लगातार कम होगा। हम फिजिक्स में नहीं चाहते आयाम कम हो, तो हम बाहर से क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई करेंगे, और जैसे आपने बाहर से बैटरी कनेक्ट की तो जो नया ऑसिलेटर बन के आएगा उसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑसिलेटर, और इसी को क्या कहते हैं, ड्राइवन ऑसिलेटर। टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2, उसके बाद पढ़ेंगे कपल्ड ऑसिलेटर, कपल्ड ऑसिलेटर। उसके बाद पढ़ेंगे नॉइज क्या है, ऐसा कंसेप्ट, इंटेंसिटी क्या होती है, यह कंसेप्ट है। क्लियर है? फ्री ऑसिलेटर का मतलब ये नहीं कि आपने फ्री किया है, फ्री तो सब में ही करेंगे। फ्री ऑसिलेटर का मतलब होता है जिसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, आइडियल केस विच इज नॉट पॉसिबल इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, डैम्पिंग फोर्स। पॉइंट नंबर 2, damping force Fd is directly proportional to minus of V. Fd equals to minus lambda V, जहां लैम्डा को कहते हैं अवमंदन गुणांक, डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट। इसका मतलब आपसे कोई ये पूछे कि डैम्प्ड ऑसिलेटर पर कितने फोर्स लगते हैं, 2, -kx और माइनस लैम्डा वी। चलिए इसको इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं। इसको हम सोल्व कर रहे हैं कि डैम्पिंग का क्या इम्पैक्ट है, तो F इक्वल्स टू ma, तो मास इंटू dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू वी। रीअरेंज करेंगे, dv बाई वी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई m इंटू डी टी। टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी v0, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी होगी v। इंटीग्रेशन कर करा के v का आंसर निकाल दो, इंटीग्रेशन करेंगे और v का आंसर निकाल देंगे, गलत नहीं करना है। इंटीग्रेशन करना है, v का आंसर निकालना है। क्या सबका आंसर ये आ रहा है? डायरेक्ट नहीं लिखना है किसी को, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरी वेव्स एंड ऑसिलेशन में आपको 2 घंटे में पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरी वेव्स एंड ऑसिलेशन केवल 2 घंटे की होती है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सर वो 2 घंटे में ही पढ़ा दो, हाँ। अभी तो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। सबका आंसर सेम है, मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत थोड़ी है। कर लिया होगा, सही है सबका।
इसका ln ऑफ v लिमिट रखेंगे, log a माइनस log b का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, v बराबर v नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी बाई एम, लैम्डा टी बाई एम। मैं आपको 11th क्लास में यूनिट नंबर 1 में पढ़ाऊंगा, यूनिट एंड डायमेंशन, सब जानते हैं। कोई बता सकता है कि लैम्डा बाई एम की यूनिट क्या होगी? वहां पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। एक्सपोनेंशियल हमेशा यूनिट लेस होता है, कहीं भी फिजिक्स में एक्सपोनेंशियल दिख जाता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये जो ऊपर पावर लगते हैं, जैसे आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, n बराबर n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी, न्यूक्लियर फिजिक्स की इक्वेशन है। तो आपसे कोई ये पूछे कि इस लैम्डा टी की यूनिट बताओ, यूनिट लेस, लैम्डा टी की कोई यूनिट नहीं होगी। लैम्डा टी की यूनिट नहीं हो उसके लिए नेसेसरी है कि लैम्डा की यूनिट क्या होनी चाहिए, ऐसे लिख दूं, लैम्डा टी अगर यूनिट लेस है तो लैम्डा बराबर यूनिट लेस अपॉन टाइम टी। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा, 1/सेकंड। यहां मत बोल देना 1/सेकंड, वो लैम्डा अलग है, वो लैम्डा अलग है, दोनों डिफरेंट है। तो बताइए यहां पर लैम्डा बाई एम की यूनिट क्या होगी? नहीं समझ आ रहा शायद क्वेश्चन। इस लैम्डा बाई एम की यूनिट क्या होगी? टाइम। हमें कैलकुलेट करनी है लैम्डा की यूनिट। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे वी और टी के बीच में एक लाइन लिखेंगे। क्या ऐसा लिख सकते हैं, अर्थात अवमंदित दोलक का वेग चरघातांकी रूप से कम होता है, चरघातांकी रूप से कम होता है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियल विद द टाइम। चलो ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। कोई बताएगा टाइम t बराबर 0 पर कितना? इक्वेशन में t बराबर 0 रखो तो वेलोसिटी क्या मैक्सिमम होगी? पक्का? टाइम t बराबर 0 पर वेलोसिटी v बराबर कितना आएगा? v नॉट। कोई बताएगा? इन्फिनिटी टाइम रख देंगे तो वेलोसिटी कितनी? v बराबर v नॉट e की पावर माइनस इन्फिनिटी। सही है? e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान कितना? e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0। दैट्स वाई नेट आंसर कितना? 0। इन्फिनिटी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 होना ही था। देखो ध्यान से, ऐसे ऑसिलेशन करेगा। जैसे आपने देखा मैक्सिमम वेलोसिटी और लगातार टाइम बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी और इन्फिनिटी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 0। ग्राफ बनाएंगे, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। इक्वेशन याद करेंगे, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t बाई m। आज का क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1। छोटी मोटी बातें तो सबको आती है, फिर भी मैं एक बार रिकेप दे देता हूं। रिकेप का मतलब संक्षिप्त विवरण। बोर्ड पे फोकस करेंगे। ln x ध्यान से देखेंगे, ln x का मतलब क्या? ये सही है। ln का मतलब बेस कितनी? e। ln का मतलब बेस कितनी? e। अच्छा, ln x को बेस 10 में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई? 2.303 बेस 10x। सही बात है। हमें लॉग में जितनी भी वैल्यूज पता होती हैं वो बेस 10 के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं log 1 का मान कितना? 0। चलिए इसको नोट कर लेंगे, बहुत छोटी बात है लेकिन फिर भी नोट करेंगे। ln x का मतलब होता है log बेस e x। ln x का मतलब log बेस e x। इसके बाद अपनी अपनी नोटबुक में log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7,
log 8 log 9 और log 10 यहां तक लिखेंगे। इसका आंसर 0.3010 आएगा। ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। बताओ log 3 की वैल्यू नहीं याद? क्यों याद नहीं है? कुछ ही नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। डैम्प्ड ऑसिलेटर के क्वेश्चन आप तब सोल्व कर पाओगे जब आपको ये याद होगा। log 3 की वैल्यू 0.47, log 4 की वैल्यू 0.6020, 0.69, 0.77, 0.84, 0.90, 0.90, 0.95। अच्छा 94 भी मिल सकता है, 95 भी मिल सकता है। फिर आप मुझे आके कहोगे कि सर किताबों में तो 0.94 लिखा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये सबको याद होना चाहिए। अब बताओ, मैं आपको मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको ये थोड़ी सिखाऊं कि log a इंटू बी का मतलब होता है, लिखना नहीं है, log a प्लस log b, ठीक है, ये नहीं पढ़ाएंगे। कम से कम ये सबको याद होना चाहिए। log 5 इज कॉल 0.69, log 6 इज कॉल 0.77, log 7 का मतलब अप्रोक्सीमेट 0.84, log 8 का मतलब 0.90, 9 का मतलब 0.95 या 94, दोनों वैल्यूज आपको मिल सकती है। और log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। सबसे पहले आप इस बात के लिए इंश्योर करेंगे कि जैसे ही आपको ln दिखे, इसका मतलब बेस कितनी है? e। उस बेस को आपको किस में चेंज करना होगा? बेस 10 में। हमें जो भी वैल्यू पता है वो किस में पता है? बेस 10 में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वह समय बताइए, वह समय बताइए जिसके पश्चात अवमंदी दोलक का वेग अपने प्रारंभिक वेग का 1/10 रह जाता है, 1/10 रह जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा जिस पर वेलोसिटी 1/10 रह गई है। ऑप्शन नंबर 1 2.303 लैम्डा बाई m, 2.303 m by lambda। ऑप्शन नंबर 3 2.303 लैम्डा बाई लैम्डा बाई 6m। एंड ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए खाली है। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए खाली छोड़ा है, अपनी मर्जी से कोई आंसर निकाल दो भाई। अगर इन तीनों में से मैच नहीं करेगा तो आपकी मर्जी से कोई सा निकाल दो, उसको सही मान लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप मुझे ये बताओ कि क्या गिवन इंफॉर्मेशंस है। क्वेश्चन पढ़ो, बताओ क्या दिया है। अवमंदी दोलक का क्वेश्चन है, क्या दिया है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा टाइम पूछा? सर वो टाइम पूछा जिस पर वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की 1/10। देखिए ध्यान से, क्या ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है? सोच के बताओ, सही है? अब इक्वेशन लगाओ, सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। डैम्प्ड ऑसिलेटर भी ये परमानेंट आप याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से आपको सोल्व करने। सेकंड लॉक किया जाए, बबीता लॉक किया जाए।
डैम्प्ड ऑसिलेटर में सारे ही क्वेश्चन इसी तरह से आपको सोल्व करने होते हैं, चाहे वो वेलोसिटी का हो, चाहे वो आयाम का हो, चाहे वो एनर्जी का क्वेश्चन हो। हम जानते हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में, डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में वेलोसिटी v बराबर v नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी बाई एम। गिवन इंफॉर्मेशन v का मान कितना, v नॉट बाई 10 v नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी बाई एम। सही है यहाँ तक? v नॉट से v नॉट कट गया। सो व्हाट वी कैन से, यहाँ कितना आएगा 1/10 e की पावर माइनस लैम्डा टी बाई एम। मैथमेटिक्स सबकी स्ट्रॉन्ग है, क्या लिख सकते हैं, e रेज टू पावर लैम्डा टी बाई एम इक्वल्स टू कितना 10। एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे 1/2 और स्क्वायर। मीन्स इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, लॉग। तो लॉग लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ln e रेज टू पावर लैम्डा टी बाई एम, और यहाँ कितना आएगा ln 10। ln और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, लैम्डा टी बाई एम इक्वल्स टू, इसका आंसर 1 है क्या, नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर 1 नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, बेस 10 में। मीन्स 2.303 लॉग बेस 10 10, इसका आंसर कितना है 1। तो यहाँ से t का आंसर निकालो। सो व्हाट इज t, 2.303 m बाई लैम्डा। चेक कर लो, जिसका ये आंसर उनका सही है। अब आपको m की वैल्यू दूं 1 kg, लैम्डा की वैल्यू दूं, तो ये रफ क्वेश्चन है फिर, ठीक है ना, रफ क्वेश्चन बन जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो यही है। चलिए, इक्वेशन थी अपनी v बराबर v नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी बाई एम। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल लिखना नहीं है। सबसे पहले ध्यान देंगे, मस्ट बी रिमेंबर, एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ कुछ भी लिखा हो तो ये हमेशा यूनिट लेस होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको 11th के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी मेमोराइज करेंगे। अपने पास इक्वेशन क्या, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी बाई एम, ठीक है। व्हाट इट मीन्स, हम ये कह सकते हैं लैम्डा टी बाई एम क्या होगा, यूनिट लेस। मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, m बाई टी यूनिट। सही है भाई, इसका कोई लॉजिकल सेंस तो है नहीं। अभी तो यूनिट लेस आ रहा था, ऐसे लिख दूं m बाई लैम्डा। मीन्स लैम्डा की वही यूनिट होगी जो m बाई टी की यूनिट होगी, लैम्डा की वही यूनिट होगी जो m बाई टी की यूनिट होगी। अच्छा, व्हाट इट मीन्स, यूनिट ऑफ लैम्डा, लैम्डा की यूनिट बताइए। लैम्डा की यूनिट क्या होगी, kg पर सेकेंड। मेमोराइज कर लेंगे, मुझे बार बार नहीं बताना पड़े। लैम्डा की यूनिट क्या होगी, kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड। इस पॉइंट को नोट करके लिख लेंगे। लैम्डा की यूनिट kg पर सेकेंड, और लैम्डा को कहा जाता है अवमंदन गुणांक, kg पर सेकेंड। लैम्डा लेंथ में आता है, कौन सी लेंथ में, जैसे यहाँ लैम्डा लेंथ में नहीं है, वो लैम्डा नहीं है। देखो यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ से निकाल के भी आपको बता सकता था। ड्राइविंग फोर्स बराबर माइनस लैम्डा वी, सही है, ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा वी।
फोर्स की यूनिट आप जानते हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होती है ना, ए बराबर एम ए इक्वल्स टू लेमडा, क्योंकि यूनिट में नेगेटिव का कोई लॉजिकल सेंस नहीं है। वी की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो लेमडा की यूनिट क्या आएगी, केजी प्रति सेकंड। ये वेवलेंथ वाला लेमडा नहीं है, अगर वेवलेंथ वाला होता तो इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉम होती या फिर मीटर होती, बट इसकी यूनिट क्या है, केजी पर सेकंड। ये वेवलेंथ नहीं है, इसको कहते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, जिसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर सेकंड। एक छोटा सा पॉइंट, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन पॉइंट विश्रांति काल लिखना नहीं है। टॉपिक का नाम है विश्रांति काल, इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम टो। अच्छा ध्यान से सुनेंगे, रिलैक्सेशन टाइम है क्या, बताएंगे। वेलोसिटी क्या है, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी बाई एम, सही है। विश्रांति काल वो टाइम है जिस पर वेलोसिटी घट के 37% रह जाती है, लगातार वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी 37% रह जाती है, इसका मतलब कितनी परसेंट डिक्रीज हो गई, 63%। उस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, उस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। v इक्वल्स टू v नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टो, लिखना कुछ नहीं है, जहां लेमडा बाई एम इक्वल्स टू 1 बाई टो, सही है क्या, चेक करो, चेक कीजिए सही लिखा है। लेमडा बाई एम को क्या डिफाइन किया है, 1 बाई टो। व्हाट इज टो, टो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, टो टाइम है। सर कौन सा टाइम है, अभी दिखाते हैं, टो कौन सा टाइम है। इफ t इक्वल्स टू टो, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू v नॉट e की पावर माइनस 1। सो वेलोसिटी v इक्वल्स टू v नॉट बाई e, सही है। कोई बताएगा e का मान कितना होता है, 2.8 के आसपास, कितना होता है, 2.8 के आसपास, ठीक है। इसका मतलब 1/2.8, और ऊपर 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना आएगा, 37%। अब ध्यान से सुनेंगे, वेलोसिटी कितनी रह गई है, 37%, कितने टाइम के बाद, टो टाइम के बाद। सो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, वो टाइम जिसके बाद वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी की 37% रह जाती है, उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब कितना घट गई, 63। इस पॉइंट को भी स्पेशली आपको याद रखना है, 1 बाई ई का मान कितना, 37%, ठीक है, ये बार बार फिजिक्स में काम में आएगा। और 1 माइनस 1 बाई ई का मान कितना, 63। ये दोनों वैल्यूज भी हमें याद रखनी है, जहां कहीं भी फिजिक्स में 1 बाई ई दिखे आंसर कितना, 0.37, और परसेंटेज में कितना आएगा, 37। 1 माइनस 1 बाई ई का आंसर कितना, 63। तो टाइटल डालेंगे रिलैक्सेशन टाइम। टाइटल विश्रांति काल, और पहले इस मैथमेटिक्स को समझते हुए छाप लें। देखो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो डैम्प्ड ऑसिलेटर में बहुत गलती कर जाएंगे आप। जैसे मैंने लिखा है लेमडा बाई एम बराबर 1 बाई टो, सही है, ये मैथमेटिकली सही है, तो आप कभी भी ऐसे याद मत करना टो बराबर एम बाई लेमडा, है तो सही, टो बराबर क्या, एम बाई लेमडा, लेकिन हमें याद ऐसे ही करना है, लेमडा बाई एम बराबर क्या, 1 बाई टो, लेमडा बाई एम बराबर 1 बाई टो। रिलैक्सेशन टाइम वो पर्टिकुलर टाइम होता है जिसके बाद वेलोसिटी अपनी अधिकतम वेलोसिटी की 37% रह जाती है, या प्रारंभिक मान की 37% रह जाती है।
ऐसे पढ़ा हुआ लग रहा है कि आपने यूजी में ये पढ़ा था, ऐसे लग रहा है, फील आ रहा है अंदर से कि हाँ सर हमने ये पढ़ा था। अच्छा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है, वो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए चाहे आज से करो, चाहे आज से 20 दिन बाद करो, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा। आज तक आपने क्या पढ़ा इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर आपका नाम नहीं जानना चाहेंगे, हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि आप कौन से गांव से आते हैं, हम ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपने कितनी फिजिक्स पढ़ी है। लेकिन अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे, बेस्ट कर पाएंगे, बट पढ़ना आपको पड़ेगा। सर कितनी बार, अगर आप ऐसे सोचते हैं कि 2 बार फिजिक्स पढ़ के एग्जाम दिया और हमारा क्वेश्चन सही हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा आप सोच सकते हैं केवल कि सर हमने पूरी फिजिक्स को 5 बार पढ़ लिया और हम एग्जाम देने चले गए, क्या हमारे क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। सर हमने फॉर्मूले याद कर लिए, भूल जाओ इन फॉर्मूलों को कि सर हमने फॉर्मूले याद कर लिए, एग्जाम दिया है। आजकल का ट्रेंड नहीं है एग्जाम का, ठीक है ना। आपने फॉर्मूले रट्टा मारे और एग्जाम देने चले गए, एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। हर एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है एग्जाम क्रैक करने के लिए, ये फिजिक्स का नया ट्रेंड है। सर हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद कर लिया, E बराबर KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड को याद कर लिया, E बराबर KQ/R²। उठा के देख लो पिछली 10 साल में कितनी बार यहाँ से फॉर्मूला पूछा है, या फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आना ही बंद हो गए हैं। कॉन्सेप्ट पकड़ो और उसी से आप क्वेश्चन को सोल्व करो। आपकी स्ट्रेटजी होती है कि 150 में से 150 करके आ जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है 150 में से 150 करके आ जाए। सर हमने 100 क्वेश्चन किए, मैं तो ये नहीं कहता 100 भी करके आओ, 100 थोड़ी करके आने होते हैं। आपने अगर 100 अटेम्प्ट किए हैं तो एनी हाउ 99 सही होने चाहिए, तब तो मायने रखता है कि आपने 100 क्वेश्चन किए हैं। सर हमने 100 क्वेश्चन कर दिए लेकिन ये पता नहीं लग रहा कितने सही है, इसका मतलब आपने फिजिक्स को ढंग से पढ़ाई नहीं है। 100 क्यों करके आते, 80 करके आओ, 80 करके आओ। सर 80 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना, 160, ठीक है। उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, 30 क्वेश्चन है ना क्वालिफाइंग मार्क्स, 60 नंबर उसमें कितने, 220। 220 नंबर का मतलब होता है आप सिलेक्शन की अप्रोच पर हैं, है ना, उस बाउंड्री लाइन पर आप ऐसे सोचेंगे कि 150 में से 150 करें, कभी नहीं कर पाएंगे। इंक्रीज होगी तो कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन फिजिक्स में नहीं आता है। 10 नंबर 12 नंबर का फ्लक्चुएशन आता है, केवल इतना ही फ्लक्चुएशन आता है, इससे ज़्यादा ये नहीं है कि 220 से 280 पहुंच जाएगी, 260 पहुंच जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। हर बार आप ही एग्ज़ाम देते हो, आप ही सिलेक्शन निकालते हो, है ना। आप जैसे विद्यार्थी, आप जैसे स्टूडेंट ही आते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं और वही सिलेक्शन निकालते हैं। तो अगर 220 है तो सीट कम होने की वजह से 230 चली जाएगी, 235 चली जाएगी, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जा ही नहीं सकती है। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, बट आप ये ध्यान रखो कि कम से कम 100-110 क्वेश्चन तो हमें बेस्ट अप्रोच के साथ करने होते हैं। अच्छे साधारण क्वेश्चन आए, सर गलत करके आ गए, मैंने स्पेशली नोट करवा के लिखवाया था कि ये नोट करके लिख लो, इसको याद कर लो, सर वो भी गलत करके आ गए। चलिए V बराबर V नोट बाई E मीन्स 37% ऑफ V नोट लिखेंगे, अर्थात अवमंदी दोलक डैम्प्ड ऑसिलेटर, अवमंदी दोलक का वह समय, वह टाइम जिसके पश्चात उसका वेग अपने प्रारंभिक वेग का मतलब अधिकतम वेग, सबसे ज़्यादा इनिशियल में ही रहेगा, अपने प्रारंभिक वेग का 37% रह जाता है, 37% रह जाता है, उसे विश्रांति काल कहते हैं, उसे विश्रांति काल कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब वेलोसिटी कितने परसेंट रह गई, 37। अब आपसे पूछूं कितनी डिक्रीज हो गई तो 63।
ये बात शायद मुझे आपको बार बार नहीं बतानी पड़े, इसलिए नोट लगा लेंगे। 1/e का मतलब होगा 37% और 1 - 1/e का मतलब होगा 63%। 1/e is called 37, 1 - 1/e is called 63%। नोटबुक को बंद करेंगे। अच्छा, क्या कोई बताएंगे फ्री ऑसिलेटर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? फ्री ऑसिलेटर पर केवल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है F बराबर -kx। सही है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी होगी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0। सही है क्या? यही पढ़ा है ना? सोल्व करके दिखा देते हैं फटाफट। F बराबर ma, F इक्वल्स टू ma। व्हाट इज a का मतलब होता है dv/dt या विस्थापन का 2 बार अवकलन प्लस kx बराबर कितना 0। इस m को यहां से हटाएंगे तो यहां लगा सकते हैं। और ये किसकी वैल्यू? ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू k/m। सो d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0 अवकलन समीकरण है किसकी? फ्री ऑसिलेटर की। फ्री ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये नहीं निकालनी है, हमें कैलकुलेट करना है डैम्प्ड ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताएंगे डैम्प्ड ऑसिलेटर पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2। कौन कौन से? -kx और डैम्पिंग फोर्स कितना? -λ_v। सही है। तो कोई बताएगा नेट फोर्स कितना लगेगा? सो नेट फोर्स इक्वल्स टू Fr + Fd। डन। अच्छा, व्हाट इज F इक्वल्स टू ma। a का मतलब होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का kx माइनस का λ_v, v इज कॉल dx/dt। रीअरेंज करते हैं। m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस λ/m dx/dt। पहले इसको लिखा है लैम्डा dx/dt प्लस kx बराबर कितना 0। चलिए m से डिवाइड करो, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज दिस? ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर कितना 0। रट्टा मारेंगे। अच्छा, जरूरी तो नहीं होता कि 2r लिखा हुआ मिले, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, बट ये कांस्टेंट वैल्यू है। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस p dx/dt प्लस q x बराबर 0। बताइए किसकी इक्वेशन है? डैम्प्ड ऑसिलेटर की। ध्यान देना, अगर ये टर्म नहीं है तो फ्री ऑसिलेटर है, अगर ये टर्म है dx/dt का टर्म है तो कौन सा ऑसिलेटर है? डैम्प्ड ऑसिलेटर। अगर बाहर से हम कोई फोर्स लगा देते हैं, यहां पर आपको कोई फोर्स दिखाई देगा तो फिर वो इक्वेशन बन जाएगी फोर्स ऑसिलेटर की। 3 प्रकार के ऑसिलेटर होंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0 फ्री ऑसिलेटर। अगर इसमें dx/dt की टर्म है तो डैम्प्ड ऑसिलेटर। और अगर इस dx/dt वाली इक्वेशन में कहीं भी फोर्स की इक्वेशन और दिख जाती है तो फिर वो फोर्स ऑसिलेटर बन जाएगा। ये हमें पढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट याद करेंगे d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। कोई बताएगा 2r क्या है? λ/m। सही है ना? λ/m को क्या डिफाइन किया? 2r। पीछे λ/m को क्या डिफाइन किया था? 1/τ। इसी तरह से इसको याद करेंगे। वेव्स एंड ऑसिलेशन का सबसे खास टर्म है ये। जब तक हम डैम्प्ड ऑसिलेटर पढ़ते रहेंगे, जब तक हम ड्राइवन ऑसिलेटर पढ़ते रहेंगे, ये टर्म सबसे खास रहेगा। 2r बराबर λ/m इक्वल्स टू 1/τ। ध्यान से मेरी बात सुनना,
एग्जामिनर कुछ भी लिख देंगे, कोई बुरी बात नहीं है। व्हाट इज लैम्डा? अवमंदन गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। व्हाट इज आर? अवमंदन नियतांक। सर गुणांक नियतांक तो एक ही होते तो एक ही है। देखिए इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, फैक्टर है ना, मल्टीप्लायर। इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। लैम्डा को क्या कहते हैं? अवमंदन गुणांक। मल्टीप्लाई हो क्या रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है? अवमंदन गुणांक। बट एग्जामिनर ध्यान देंगे, जब भी पेपर सेट करते हैं तो इसको कई बार कह देते हैं अवमंदन नियतांक। तो सर फिर हम जज कैसे करेंगे? यूनिट से, यूनिट से जज करना होता है, ठीक है। अपन नॉर्मली बात करते हैं कि फिजिक्स में गुणांक और नियतांक तो एक ही तो है ना, नॉर्मली अपन यही डिफाइन करते हैं। तो सर फिर हम जज कैसे करेंगे? यूनिट से आपको जज करना पड़ेगा। लैम्डा की यूनिट क्या है? केजी पर सेकेंड। कोई आर की यूनिट बताएगा? आर की यूनिट, अरे ये लिखा है ना 2r बराबर 1/τ, और टो तो टाइम है, तो 1/सेकेंड। आर की यूनिट क्या होगी? 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। समझ पा रहे हैं इस बात को? एग्जामिनर जब भी पेपर डिफाइन करेंगे तो समटाइम्स ये देखने में आया है, वो नॉर्मली ये डिफाइन कर देते हैं कि लैम्डा का मतलब अवमंदन नियतांक। तो आपको अपनी मर्जी से कोई नया अमेंडमेंट नहीं करना है, यूनिट के साथ जजमेंट लेना है। लैम्डा की यूनिट होती है केजी पर सेकेंड, आर की यूनिट होती है 1/सेकेंड। जैसे सेकंड ग्रेड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, सेकंड ग्रेड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और लिखा था अवमंदन नियतांक का मान बताइए। एक न्यूमेरिकल दिया और पूछा अवमंदन नियतांक का मान बताइए, और ऑप्शन में लिखी थी यूनिट 1/सेकेंड। 4 ऑप्शन लिखे थे, 1/सेकेंड वैल्यू लिखी थी। तो अब बताइए आप लैम्डा निकालेंगे कि आर? आर निकालेंगे। एग्जामिनर को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि लैम्डा को अवमंदन गुणांक लिखो, उसने लिख दिया नियतांक, तो आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको जजमेंट कहाँ से लेना है? यूनिट से। लैम्डा की यूनिट क्या होती है? केजी पर सेकेंड, और आर की यूनिट क्या होती है? 1/सेकेंड। इन द रियल सेंस लैम्डा को कहा जाता है अवमंदन गुणांक, डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग फैक्टर, और आर को कहा जाता है अवमंदन नियतांक, डैम्पिंग कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन याद करेंगे, d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ω0² x बराबर 0। नोट लगाएंगे एक। फ्री ऑसिलेटर की अवकलन समीकरण, फ्री ऑसिलेटर की डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? d2x/dt² प्लस ω0² x बराबर कितना? 0। कौन सा फोर्स लगेगा? केवल रिस्टोरिंग। कितना? -kx। धीरे धीरे सारी बातें दिमाग में सेट होती जाएंगी कि फ्री ऑसिलेटर पर केवल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, डैम्प्ड ऑसिलेटर पर रिस्टोरिंग भी लगता है और डैम्पिंग भी लगती है, और ड्राइवन पर रिस्टोरिंग भी लगेगा, डैम्पिंग भी होगा, और बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट नोट करके आप बताएंगे, सोच के बताएंगे, क्या डैम्पिंग मोशन ऑसिलेटरी मोशन है? ऑसिलेटरी समझते? ये ऑसिलेटरी मोशन, क्या डैम्पिंग मोशन ऑसिलेटरी है? सोच के बताइए। ऑसिलेटरी समझ में तो आ रहा है? ऑसिलेटरी को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ये जो मोशन है, हिंदी की किताबों में लिखा होता है इधर उधर गति, माध्य स्थिति के इधर उधर गति। तो पहला क्वेश्चन, क्या डैम्पिंग मोशन ऑसिलेटरी है? पक्का है? क्या डैम्पिंग एसएचएम है? क्या डैम्पिंग एसएचएम होती है? अब जाओ 11th क्लास में, आपने एसएचएम जहां कहीं भी लिखा था, एसएचएम का मतलब होता है विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। एसएचएम का मतलब होता है आयाम कांस्टेंट होना चाहिए, मीन्स ये एसएचएम है। बट डैम्पिंग मोशन तो ये होती है। सोच के बताइए, क्या एसएचएम ऑसिलेटरी है? एसएचएम ऑसिलेटरी है। क्या डैम्पिंग ऑसिलेटरी है?
ऑसिलेटरी तो दोनों ही है ना, देखो ध्यान से, SHM और ये डैम्पिंग, क्या ऑसिलेटरी है? यस, मीन्स दोलन गति हो रही है। क्वेश्चन ये बनता है क्या डैम्पिंग मोशन SHM है? अगर नहीं है तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों, तो आप मुझे रेस्पॉन्ड करेंगे कि सर SHM का मतलब होता है मोशन विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। SHM में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है लेकिन डैम्पिंग मोशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई डैम्पिंग मोशन SHM नहीं होती है। ठीक है, आगे जाके हम इस बात को नोट करके लिखेंगे, पहले इक्वेशन निकालेंगे। तो टाइटल डालेंगे अवमंदित दोलक की अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। चलिए बताएंगे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, लिख दो। रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर बराबर माइनस के एक्स, डैम्पिंग फोर्स अवमंदक बल एफ डी बराबर माइनस लैम्डा वी। तो नेट फोर्स एफ नेट बराबर एफ आर प्लस एफ डी। नेट फोर्स एफ आर प्लस एफ डी। चलिए नेट फोर्स एफ बराबर एम ए लिख सकते हैं ना, d2x अपॉन dt स्क्वायर, एफ आर का मतलब माइनस के एक्स माइनस लैम्डा इंटू वी। चेक करेंगे अपने अपने इक्वेशन, तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस लैम्डा v की जगह लिख सकते हैं dx बाई dt प्लस के एक्स बराबर 0। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको ये मैथमेटिक्स आती है कि नहीं आती है, डायरेक्ट वो रिजल्ट याद होना चाहिए जो हम कैलकुलेट करेंगे। सो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस लैम्डा बाई m dx बाई dt प्लस k बाई m x बराबर 0। सो व्हाट इट मीन्स d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dx बाई dt प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर एक्स बराबर 0 मस्ट बी मेमोराइज। अभी तक आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाई है हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए। डबल डेरिवेटिव दिखे, साथ में कुछ भी दिखे, कोई लेना देना नहीं है। सिंगल डेरिवेटिव दिखे और अक्स का फैक्टर दिखे तो इसका मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन है, और आरपीएससी ग्रेड 1 का ही इक्वेशन नहीं है। बट यहाँ 2r नहीं लिखा तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट लिखेंगे, जहां 2r बराबर क्या डिफाइन किया, लैम्डा बाई एम, और इसका मतलब 1/2 तथा ओमेगा नोट स्क्वायर का मतलब क्या, k बाई एम। वेरी इंपॉर्टेंट केस, लैम्डा को क्या कहते हैं, डैम्पिंग कोफिशिएंट, इसकी यूनिट क्या होगी, kg पर सेकेंड, अब तो याद हो जाना चाहिए। और R को क्या कहा जाता है, डैम्पिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी 1/सेकेंड, फॉर्मूले से निकाल दो। 2r बराबर 1/τ, 2r बराबर 1/τ, तो r की यूनिट होगी 1/सेकेंड। क्या डैम्प्ड मोशन ऑसिलेटरी मोशन है, क्या डैम्प्ड मोशन ऑसिलेटरी है, क्या एसएचएम है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर एसएचएम का मतलब होता है आइडियल केस, एसएचएम का मतलब होता है मोशन विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, और डैम्प्ड ऑसिलेशन में कभी भी एम्पलीट्यूड का मान कांस्टेंट नहीं होता है।
लिखना नहीं है। पॉइंट नंबर 1 हम ये लिखेंगे, लिखना नहीं है। डैम्प्ड मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है। ऑसिलेटरी का मतलब दोलन गति, ठीक है। अच्छा, डैम्प्ड में भी 3 केस होंगे, 3 केस होंगे, तो आपको वहां आगे समझ में आएगा कि कौन से केस में ऑसिलेटरी है, ठीक है ना। अभी तो हम नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डैम्प्ड मोशन ऑसिलेटरी है, लेकिन डैम्प्ड में आगे जाके 3 केस पढ़ेंगे और कौन सा केस ऑसिलेटरी है आगे जजमेंट लेंगे। पॉइंट नंबर 2, डैम्प्ड मोशन एसएचएम नहीं होती है, ठीक है, लिखना नहीं है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखेंगे, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t बाई एम पढ़ाया था। लैम्डा बाई एम बराबर 2r, तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस 2rt। सही है, कोई डाउट? याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो। मैंने आपको बताया था स्पेशल 3 फॉर्मेट बनते हैं, लिखना नहीं है। स्पेशल 3 फॉर्मेट बनते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मेट v बराबर v नॉट e की पावर माइनस 2rt आएगा। एनर्जी का फॉर्मेट E बराबर E नॉट E की पावर माइनस 2rt आएगा। और एम्पलीट्यूड का फॉर्मेट A बराबर A नॉट E की पावर माइनस RT आएगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाएंगे जहां तक पॉसिबल हो सकेगा, ज़्यादा मैथमेटिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। नोट लगाएंगे पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 1, डैम्प्ड मोशन ऑसिलेटरी मोशन मीन्स दोलन गति, दोलन गति होती है। ये फर्स्ट पॉइंट कि डैम्प्ड मोशन ऑसिलेटरी मोशन है। पॉइंट नंबर 2, डैम्प्ड मोशन एसएचएम नहीं होती है, एसएचएम नहीं होती है। ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, एसएचएम में एम्पलीट्यूड फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, और डैम्प्ड में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है माध्य स्थिति के इधर उधर गति, वो तो दोनों में ही होती है। पॉइंट नंबर 3, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t बाई एम। v बराबर v नॉट e की पावर माइनस 2rt, जहां लैम्डा बाई एम बराबर 2r बराबर 1/τ बराबर होता है 1/τ। इक्वेशन को याद करेंगे, v बराबर v नॉट e की पावर माइनस 2rt या v नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t बाई एम। इंश्योर करेंगे 2r बराबर लैम्डा बाई एम बराबर 1/2। इसी तरह से याद करेंगे। अगर आपने r निकाल लिया है इस इक्वेशन से अगर आपने r निकाल लिया है तो एग्जामिनर मास दे के लैम्डा पूछ सकता है। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन की वैरायटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आप r निकाल देंगे। थोड़ा सा आगे एग्जामिनर क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, आपको मास देंगे और क्या पूछ लेते हैं, लैम्डा। या फिर अगर आपने यहां से r निकाल लिया तो फिर रिलैक्सेशन टाइम पूछ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 2r बराबर क्या होता है, 1/τ। सो व्हाट इज τ? τ इक्वल्स टू 1/2r। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन 10 सेकंड पश्चात अवमंदी दोलक का वेग अपने
अपने अधिकतम मान, अधिकतम मतलब प्रारंभिक, अपने अधिकतम वेग का 1/10। अब जरूरी नहीं है 1/10, 1/2, 1/3 कुछ भी हो सकता है। 1/10 रह जाता है तो अवमंदन नियतांक का मान होगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, 0.511 सेकेंड, 0.511 1/सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2 0.23 1/सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 2.303 1/सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 20.03 1/सेकेंड, ऑप्शन नंबर 5 आपकी तरफ से कोई आंसर। पहले चेक करो कि क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और उसके बाद सही करके दिखाओ। पेन चलता हो मिले, भले क्वेश्चन गलत हो जाए। जो डायरेक्ट फेयर में कर रहे हैं, ओरिजिनल नोटबुक में कर रहे हैं, वो या तो कॉन्फिडेंशियली ओरिजिनल नोटबुक में करेंगे क्वेश्चन को, या फिर अपने पास रफ नोटबुक रख लेंगे। लेकिन होपफुली पेन चलता हुआ मिले। भाई क्वेश्चन मुझे सोल्व थोड़ी करने, क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने, आपके आईक्यू लेवल की टेस्टिंग है। चेक करेंगे क्या आंसर आ रहे हैं। अगर कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो अपनी तरफ से 5वां आंसर निकाल दो, उसको सही मान लेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई सा भी आंसर मैच नहीं करे। क्या रहा है 0.115 ऐसा कुछ आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 0.511 लिख दिया था, 0.115 चेक कर लेंगे। 5वां आंसर सही है, 0.115 सही है। 0.511 इज रिप्लेस बाई 0.115। चलिए मैं सोल्व कर दूं, चेक कर लेंगे। 0.115 0.511 इज रिप्लेस बाई 0.115, 0.2303, 2.30 एंड 20 पॉइंट समथिंग। चलिए लेट मी चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे, गिवन इंफॉर्मेशन टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, तो आपको क्वेश्चन में ये दिया है, मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 1/10 दिया है। एग्जामिनर 1/2 भी देते हैं, 1/2 की वेलोसिटी हाफ हो गई है। चलिए व्हाट इज v, v बराबर v0 e की पावर -2 RT, v0 से v0 मर गया, e की पावर 2 RT बराबर 10। इसको सोल्व कैसे करेंगे, लॉग लेंगे। सो ln e रेज टू पावर 2r इंटू टी का मान कितना 10 इक्वल्स टू ln ऑफ 10। डन, मीन्स यहाँ कितना बचेगा 20 ऑफ r इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी 1। सो व्हाट इज r, 2.303 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, मीन्स 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.230 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, सही है। बाय कैलकुलेशन 0.115 नियरली, 0.115 नियरली आंसर। चेक कर लेंगे, सभी का आंसर ही आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर आपको आर पूछ लिया तो एग्जामिनर टो पूछ सकते हैं, तो टो कैसे निकालेंगे,
2r इक्वल्स टू 1/τ पढ़ाया था पीछे, 2r इक्वल्स टू 1/τ। अगर आपको यहाँ पर मास दे दिया जाए तो फिर लैम्डा पूछ सकते हैं, तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 2r इक्वल्स टू λ/m इक्वल्स टू 1/τ। नोटबुक को बंद कर देंगे। अभी तक आपने 2-3 बातें पढ़ी हैं। वेलोसिटी का आंसर v बराबर v0 e की पावर माइनस λt/m, v बराबर v0 e की पावर माइनस 2rt, और λ/m किसके बराबर, 2r के बराबर, और वो किसके बराबर, 1/τ के बराबर। एक छोटा सा रिकेप लेते हैं कि क्या क्या आपको याद रखना है, सारी बातें भूल जाना। डैम्प्ड ऑसिलेटर में 4-5 बातें याद रखनी है कि रिस्टोरिंग फोर्स लगता है -kx, डैम्प्ड फोर्स लगता है -λv। जब हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं तो आंसर कितना, v बराबर v0 e की पावर माइनस λt/m या v0 e की पावर माइनस 2rt। व्हाट इज 2r, λ/m इक्वल्स टू 1/τ। इसके अलावा आपको पढ़ाई है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt² प्लस 2r dx/dt प्लस ω0² x बराबर कितना, 0। पिछले 1.5 घंटे में मैंने आपको ये पढ़ाया है, नोटबुक के पेज पलट के देख लो, पिछले 1.5 घंटे में ये पढ़ाया है, और याद करना है इसको 2 मिनट में बस। पूरी वेव्स एंड ऑसिलेशन 2 घंटे की है, पूरी वेव्स एंड ऑसिलेशन 2 घंटे की है, मतलब 7 क्वेश्चन 2 घंटे के हैं। अब आप इसको पढ़ने में 20 दिन लगाएंगे वो आपकी गलती है, बट मात्र और मात्र 2 घंटे की वेव्स एंड ऑसिलेशन होती है। चलिए नोटबुक को बंद करेंगे और बोर्ड पे फोकस करेंगे। इसकी आपने एक अवकलन समीकरण निकाली थी, लिखना कुछ नहीं है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे मैथमेटिक्स में, सोल्व कुछ नहीं करेंगे, कुछ सोल्व नहीं करेंगे। अच्छा, इसका सॉल्यूशन, इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू e⁴ ये सॉल्यूशन हम इस बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर आप मैथमेटिक्स लगाओ और मैथमेटिक्स लगाते हुए x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, बुक सबने पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में, उस मैथमेटिकल टूल को सोल्व करते हुए x की वैल्यू निकाल दो तो आपके पास ये आएगा। विद सम कांस्टेंट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको कोई कांस्टेंट दिख जाएगा c, उस कांस्टेंट को हम लास्ट में यूज करेंगे। तो हमने कहा कि इसका एक जनरल सॉल्यूशन है कितना, x इक्वल्स टू e⁴t, x इक्वल्स टू e⁴t। यहाँ से dx/dt निकाल लेंगे, कितना आएगा, अल्फा e⁴t। क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसका डबल डेरिवेटिव निकालो तो यहाँ से क्या जाएगा, α² e⁴t। क्या ऐसा लिख सकते हैं, सोच के बताइए। ये सारे इक्वेशन यहाँ रख दो तो α² प्लस 2rα प्लस ω0² बराबर कितना, 0। क्या आएगा, α² प्लस 2rα प्लस ω0² बराबर कितना, x 0 नहीं हो सकता, तो फिर ये 0 होगा। सही बात है ना भाई, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, अगर x y बराबर 0 है तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि x 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर x तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गई इसका मतलब पार्टिकल हमेशा मीन पोजीशन पर है, ठीक है ना, तो x कभी 0 नहीं होगा। मीन्स आपके पास ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व करेंगे तो बताएंगे क्या, अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a, अल्फा इक्वल्स टू -r प्लस माइनस r² माइनस ω0²। सही है, इस अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो, अल्फा की 2 वैल्यू है, तो जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a, कुछ भी मान लो, यहाँ कांस्टेंट मान सकते हो वॉट एवर, e⁻r प्लस रूट r² माइनस ω0² इंटू t प्लस b e⁻r माइनस रूट r² माइनस
ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप फ्री ऑसिलेटर पढ़ते हैं 11th स्टैंडर्ड में एसएचएम पढ़ते हैं तो इस एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है ध्यान से देखेंगे। ये तो फ्री ऑसिलेटर है ना, फ्री ऑसिलेटर, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस फाई, या फिर ए कॉस ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस फाई। ये इसका सॉल्यूशन है। वैसे ही डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में विस्थापन समीकरण ए इरेज टू पावर माइनस आर प्लस ओवर रूट समथिंग इंटू टी प्लस बी माइनस आर माइनस समथिंग। इतनी बड़ी इक्वेशन आपको याद रखनी है। एक बार ये क्वेश्चन आईआईटी जेम में पूछा गया है। मुझे नहीं लगता आरपीएससी पूछेगी, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं पूछेगी ये क्वेश्चन आरपीएससी। लेकिन फिर भी जब हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो कम से कम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए। कितना क्या सॉल्यूशन होगा? माइनस आर प्लस ओवर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। इसको याद कर लो ना, इसको एक बार माइनस के साथ लेना और दूसरी बार प्लस के साथ लेना। मीन्स ये आपको याद है, एक बार माइनस के साथ लेना अल्फा और दूसरी बार प्लस के साथ लेना। याद कर पाएंगे? अब ध्यान से सुनो, शायद सबको याद हो गया होगा, कोई बताएगा क्या आंसर होगा? माइनस आर प्लस इंटू प्लस बी माइनस आर। सही है। देखिए वेव्स एंड ऑसिलेशन में थोड़े बड़े बड़े एक्सप्रेशन होंगे, ऐसे नहीं कहेंगे सर हम याद कर ही नहीं सकते, तो फिर गलत बात है। इसमें ओवरऑल 3 कंडीशन आपके सामने रहेगी, 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आर इज लेस देन ओमेगा नॉट। आर किसको डिफाइन करता है? डैम्पिंग को। आर किसको डिफाइन करता है? डैम्पिंग को, ठीक है। ओमेगा नॉट का मतलब है फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी को कहा जाता है नेचुरल केस। सही बात है ना? इसलिए समटाइम्स एग्जामिनर लिख देते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर एग्जामिनर ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिख दिया तो आप एग्जामिनर को चैलेंज नहीं करेंगे कि यहां जबरदस्ती लिख नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कहने को तो बात सही है आपकी कि सर लिखो नेचुरल कोणीय आवृत्ति लिखो, लेकिन एग्जामिनर ने नहीं लिखा तो आप चैलेंज नहीं करेंगे। तो सर फिर हम जजमेंट कैसे लेंगे? यूनिट के साथ लेंगे। अगर ओमेगा नॉट लिखा है मीन्स यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट लिखा है तो उसकी यूनिट क्या होगी? 1/सेकेंड। 1/सेकेंड का मतलब हर्ट्ज। समझ पा रहे हैं? मीन्स एग्जामिनर इसको भी कहेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो फिर आप कहेंगे सर ये एफ नॉट है कि ओमेगा नॉट, तो फिर आपको वहां जजमेंट किससे लेना? यूनिट से। अगर रेडियन पर सेकेंड लिखा है तो ओमेगा नॉट, अगर हर्ट्ज लिखा है या 1/सेकेंड लिखा है तो एफ नॉट। फर्स्ट कंडीशन बनती है आर का मान बहुत कम है ओमेगा नॉट से। सेकेंड कंडीशन नियर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। थर्ड कंडीशन आर का मान बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान से समझेंगे, डैम्पिंग बहुत कम है, इसको कहते हैं लो डैम्पिंग केस। इसको कहा जाता है क्रिटिकल डैम्पिंग, और यहां डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, दिख रहा है ना? इसको कहते हैं ओवर डैम्पिंग या हाई डैम्पिंग केस। हिंदी में कहा जाता है न्यून अवमंदन, क्रांतिक अवमंदन और अति अवमंदन। यहाँ पर डैम्पिंग का मान बहुत कम है, ये क्रिटिकल केस कहलाता है, और वहाँ डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है। सर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होने का मतलब आप एक्सपेरिमेंट मरकरी में कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक तो एयर में एक्सपेरिमेंट किया, एयर में एक्सपेरिमेंट किया इसका मतलब डैम्पिंग बहुत कम है। एक मरकरी में एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से पार्टिकल को छोड़ेंगे, क्या ऑसिलेशन कर पाएगा? मरकरी तो बहुत रिजिड फ्लूइड होता है ना, मरकरी हाईली डेंस मटेरियल होता है, हाईली डेंस फ्लूइड होता है। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? अच्छा पानी की डेंसिटी बता दो, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। और मरकरी की डेंसिटी 13600, 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो मरकरी फ्लूइड में, द्रवों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? मरकरी की है। सोचो आपने मरकरी में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, हम यहाँ से पार्टिकल को छोड़ रहे हैं,
तो पार्टिकल को छोड़ेंगे तो थोड़ा सा चल के रुक जाएगा या चल के मेन पोजीशन तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी होगा। इमेजिन कर पा रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है। डन। चलिए फर्स्ट केस मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ विदाउट एनी काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। जब हम बात करते हैं लो डैम्पिंग केस में आर लेस देन ओमेगा नोट केस को जब हम सोल्व करते हैं और उस इक्वेशन का आंसर निकालते हैं फिजिक्स में, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है x इक्वल्स टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस आर टी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अभी बताएंगे क्या है ये। जब हम उसको सोल्व करेंगे आर लेस देन ओमेगा नोट केस लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, x बराबर ए नोट ई रेज टू पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अच्छा, अगर डैम्पिंग केस नहीं होता और फ्री ऑसिलेशन होता तो सर फ्री ऑसिलेशन के केस में तो ये इक्वेशन बनती है ना। सोचो ध्यान से, मेरी बात सुन लेना। ओमेगा नोट डिफरेंट है, ओमेगा डिफरेंट है। ओमेगा नोट फ्री ऑसिलेशन के केस में है और ओमेगा डैम्पिंग केस में है, ठीक है ना। ओमेगा नोट फ्री ऑसिलेशन के केस में है और ओमेगा डैम्पिंग के केस में है। अच्छा, ये इक्वेशन इसके जैसी है, लेकिन कोई बता पाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरी बात सुनना, ये इक्वेशन किसकी है सर? फ्री ऑसिलेशन केस की है। ये इक्वेशन किसकी है सर? डैम्पिंग केस, लो डैम्पिंग केस। डैम्पिंग में भी लो डैम्पिंग केस की है। कोई बताएगा इन दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? सर एक तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है और एक इस एम्पलीट्यूड का। बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ये तो आयाम है ना। यहां पर आयाम कितना है? ए नोट ई की पावर माइनस आर टी, और यहां पर आयाम कितना है? ए। मीन्स एसएचएम में एम्पलीट्यूड हमेशा फिक्स होता है, लेकिन डैम्पिंग मोशन में एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? टाइम पर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड का मान लगातार कम होता जाएगा। मीन्स लो डैम्पिंग केस में एम्पलीट्यूड कितना होता है? लो डैम्पिंग केस में एम्पलीट्यूड होता है ई की पावर माइनस आर टी। इसका मतलब एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में यदि आप ग्राफ देखोगे तो टाइम t बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड कितना? ए नॉट। टाइम t बराबर 0 पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड का मान लगातार कम होता जाएगा। आंसर याद करेंगे, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस आर टी। अच्छा ध्यान देंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ बनाते हैं, साइनसॉइडल ग्राफ बनेगा, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। दोबारा देखेंगे, अगर एसएचएम होती तो क्या होता? सर एम्पलीट्यूड फिक्स है, ठीक है, छोटा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन एसएचएम में फिक्स है, इसको कहते हैं एसएचएम। और अगर अपन बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, इसको कहा जाता है लो डैम्पिंग केस। लो डैम्पिंग केस। लो डैम्पिंग केस की इक्वेशन याद करेंगे, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज ए? ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस आर टी। डन। अच्छा, व्हाट इज ओमेगा? जब हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? ओवर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओवर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ऐसे मत बोलना सर, आपने यहाँ तो लिखा है आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। जब हम इसके मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं तो एक इमेजनरी टर्म लेते हैं आयोटा, उस आयोटा को हम फिर डिफाइन करते हैं और आंसर कितना आएगा? ओमेगा इक्वल्स टू ओवर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पॉइंट 2 भी रिमेंबर, अगर फ्री ऑसिलेशन केस है, फ्री ऑसिलेशन केस है तो फ्रीक्वेंसी कितनी? ओमेगा नॉट। अगर लो डैम्पिंग केस है तो इस ओमेगा का मान इस ओमेगा नोट से कम ही आएगा। सोच के बताना, अगर आर का मान 0 है तो क्या ओमेगा और ओमेगा नोट बराबर है? आर का मान 0 है, इसका मतलब ओमेगा और ओमेगा नोट बराबर है। सर आर का मान 0 होने का मतलब क्या होता है? कोई डैम्पिंग नहीं है। कोई डैम्पिंग नहीं, इसका मतलब नेचुरल केस है, और नेचुरल केस का मतलब ओमेगा और ओमेगा नोट दोनों आपस में बराबर है। बट हम नेचुरल केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लो डैम्पिंग। इसका मतलब आर की कोई वैल्यू जरूर है। अगर आर की कोई वैल्यू है तो 100% ओमेगा का मान ओमेगा नोट से तो ज़्यादा की कम।
कम आएगा। 100% ओमेगा का मान ओमेगा नॉट से तो कम आएगा। अब ध्यान से सुनना, ओमेगा बराबर 2π/t, सही है। अगर ओमेगा का मान कम हुआ तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मीन्स डैम्पिंग केस में टाइम पीरियड बढ़ जाता है। सर कैसे, क्या मतलब? एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन देते हैं कि नेचुरल केस में टाइम पीरियड t0 है और डैम्पिंग केस में टाइम पीरियड t है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? t बराबर t0, t ग्रेटर देन t0, t लेस देन t0, कौन सा सही है बताओ? t ग्रेटर देन t0। एग्जामिनर कहते हैं कि नेचुरल केस में फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और डैम्पिंग केस में फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा सही है? ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। आपको ऐसे लग रहा है ना सर ये सस्ते क्वेश्चन है, ऐसे फील हो रहा है सस्ते क्वेश्चन है? सस्ते नहीं है। जब आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे, आपने कहा ना वो फॉर्मूले याद कर लेंगे, अगर वो फॉर्मूला याद किया तो फिर इन क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। दोबारा देखेंगे, लो डैम्पिंग केस का मतलब आर का मान बहुत कम है, तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन आपको मिलेगी। एम्पलीट्यूड का मान चर घातांकी रूप से कम होगा और इस तरह का ग्राफिकल सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। मीन्स यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन है। पीछे अपन ने लिखा था ना डैम्पिंग मोशन ऑसिलेटरी है, एसएचएम नहीं है। मीन्स अब आप कह सकते हैं 100% की लो डैम्पिंग ऑसिलेटरी है। समझ पा रहे हैं? लो डैम्पिंग ऑसिलेटरी है और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ओवर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओवर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां पहुंचो, जब हम इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इस केस में सोल्व करते हैं, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइनर चेंज है, स्लाइट चेंज है। इस इक्वेशन को जब हम यहां सोल्व करते हैं तो आपके पास मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकल के आता है e⁻⁻rt p प्लस q इंटू टी, जहां p और q दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास निकल के आती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ग्राफ बनाते हैं, अक्स वर्सेस टाइम t। टाइम t बराबर 0 पर ये तो 1 बन गया, आंसर कितना आएगा? p। इसका मतलब कोई वैल्यू है, कोई अमाउंट है। टाइम t बराबर 0 पर कोई डिस्प्लेसमेंट है, डन। अब ध्यान से सुनेंगे, अब टाइम के साथ एक तो ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है और ये फैक्टर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टाइम t बराबर 0 पर तो सबको दिख रहा है कोई वैल्यू है p, तो उस p को हमने यहाँ डिफाइन किया। इसके बाद ध्यान से सुनेंगे, ये फंक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ने की कोशिश करेगी और ये अमाउंट डिक्रीज होने की कोशिश करेगा। तो फिजिक्स में इन दोनों का कंपैरिजन किया गया तो ये देखा गया कि स्मॉल टाइम के लिए जब टाइम छोटा होता है तो ये टर्म डोमिनेंट होता है, ये डोमिनेंट टर्म होता है, और जब टाइम एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ये टर्म डोमिनेट करना स्टार्ट कर देता है। मीन्स व्हाट? अगर छोटा टाइम है तो ये डोमिनेंसी टर्म बनता है और अगर टाइम बड़ा होता है तो ये डोमिनेंसी टर्म बनता है। सर क्या मतलब इसका? मतलब ये कि छोटे टाइम के लिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और फिर एक सर्टेन लिमिट के बाद में ये टर्म डोमिनेंट हो जाता है। टाइम t बराबर 0 पर यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, छोटे टाइम के लिए ये डोमिनेंट टर्म है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है डिस्प्लेसमेंट समथिंग लाइक बढ़ता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करके सडनली 0 बन जाती है। देखिए दोबारा, यहाँ पर लो डैम्पिंग है, मैं पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल को रिलीज करेंगे, पार्टिकल को रिलीज करेंगे, पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, इसको कहते हैं लो डैम्पिंग केस। बात करते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या हो रहा है। क्रिटिकल डैम्पिंग में पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करेंगे, इमेजिन करेंगे मिन पोजीशन है, पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा आगे जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। होगा क्या बताते हैं। जैसे ही आपने देखा तो आपको ये पता लगा पार्टिकल के पास कोई डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सडनली थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और थोड़े से इंस्टेंट के बाद 0। मीन्स किसी प्रकार की कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? क्रिटिकल केस में कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगी। सडनली एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। यहां पहुंचो, जब हम इस केस में मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है x इक्वल्स टू
ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर टी साइन ऑफ हाइपरबोलिक गामा टी प्लस वट एवर कोई भी एंगल साई। अच्छा ध्यान देना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये ऑसिलेटरी फंक्शन होते हैं, साइन हाइपरबोलिक ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं होता, कॉस हाइपरबोलिक ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं होता। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, साइन और कॉस में तो आता है ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर प्लस एक्स, ऐसे फंक्शन होते हैं। मीन्स साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक दोनों ही ऑसिलेटरी फंक्शन नहीं होते हैं। तो जब डैम्पिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मीन्स हम मरकरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मरकरी में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ध्यान देंगे सडनली एम्पलीट्यूड का मान एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, कभी भी एम्पलीट्यूड वापस नहीं बढ़ता। ये टर्म किसको बता रहा है? एम्पलीट्यूड को बता रहा है। इसका कोई लॉजिकल सेंस नहीं है, क्योंकि इसमें तो ई की पावर माइनस टी भी होता है और ई की पावर प्लस टी भी होता है, तो ये फैक्टर इतना डोमिनेंट नहीं है, ठीक है ना। एक फैक्टर बढ़ाने की कोशिश करता है तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज करके बैलेंस कर देता है। मीन्स यहां पर हम ग्राफ देखते हैं अक्स वर्सेस टी, तो ये टर्म डोमिनेंट होता है, मीन्स एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? सोच के बताइए, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन तो ये होती है, ऑसिलेटरी मोशन तो ये है। दोबारा समझेंगे, ये ऑसिलेटरी मोशन है जो किस कंडीशन में देखने को मिलेगी? लो डैम्पिंग केस में। यहाँ पर क्या होगा, सडनली थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी कोई ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, मरकरी में हमने यहाँ से रिलीज किया, वो लगातार 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 कम होके कितना हो जाएगा? जीरो। क्या ऑसिलेटरी मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। मीन्स ऑसिलेटरी मोशन किस केस में होगी? लो डैम्पिंग केस में। यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, यहाँ पर भी ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसको कहते हैं डेड बीट मोशन, बीट मर गई है। क्या कहते हैं इसको? डेड बीट मोशन। बीट मर गई है, इसको कहा जाता है डेड बीट मोशन। डेड बीट मोशन, इसको भी कहा जाता है डेड बीट मोशन। समझ पा रहे हैं? ऑसिलेटरी मोशन किस कंडीशन में होगी? केवल लो डैम्पिंग केस में। क्या यहाँ पर दोलन गति होगी? अदोलन गति है। क्या वहाँ पर दोलन गति है? अदोलन गति है। इन दोनों को ही कहा जाता है डेड बीट मोशन। डेड बीट मोशन। चलिए एक बार रिकेप लेते हैं, 3 केस याद कर लेंगे। लो डैम्पिंग केस, क्रिटिकल डैम्पिंग केस, ओवर डैम्पिंग केस। सही है। इसमें इक्वेशन का आंसर एक्स बराबर ए नोट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कोई बताएगा ओमेगा का आंसर? ओवर रूट ऑफ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा का मतलब ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मीन्स ओमेगा का मान ओमेगा नोट से कम होगा और टाइम पीरियड टी का मान टी नोट से ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या इक्वेशन आएगी? एक्स बराबर ई की पावर माइनस आर टी पी प्लस क्यू टी। मीन्स ग्राफिकल सिनेरियो देखेंगे। यहाँ पर ग्राफिकल सिनेरियो, यहाँ पर ग्राफिकल सिनेरियो सडनली ड्रॉप होके जीरो। तीसरी कंडीशन, आंसर क्या आएगा? ए नोट ई की पावर माइनस आर टी साइन हाइपरबोलिक गामा टी प्लस साई। अब आपके दिमाग में 2-4 फालतू बातें आ सकती हैं कि सर यहाँ ए नोट लिखा, यहाँ ए नोट लिखा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं लिखा? यह हमारे डिफाइन करने के तरीके पर डिपेंड करता है। जब हम कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ए नोट लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई बुरी बात नहीं है। वो कांस्टेंट डिफाइन करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट एग्जामिनर ये लिख के देंगे। अच्छा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? एक्स वर्सेस टी, लगातार डिस्प्लेसमेंट कम होती जाएगी। क्या ऑसिलेटरी मोशन है? डेड बीट मोशन है। क्या ऑसिलेटरी मोशन है? डेड बीट मोशन है। क्लियर है? क्या ऑसिलेटरी मोशन है? नहीं है। मतलब डेड बीट मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। डेड बीट मोशन है लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्या ऑसिलेटरी मोशन है? है। क्या एसएचएम है? एसएचएम है? नहीं है। तो जब कभी भी हम ये कहते हैं ना कि डैम्पिंग मोशन ऑसिलेटरी है,
मीन्स किसकी बात होगी? केवल लो डैम्पिंग की। दोबारा सुनना, एग्जामिनर कभी भी आपको नहीं बताएंगे एग्जामिनर जब कभी भी आपको क्वेश्चन देते हैं तो आपको ये कहते हैं कि डैम्पिंग के केस में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देंगे और पूछेंगे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताइए, तो आप एग्जामिनर को ये नहीं कह सकते कि पहले बताओ कौन सा केस है। तो हम जानते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो कौन से केस में फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं? लो डैम्पिंग केस में। फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑसिलेशन, और ऑसिलेटरी मोशन किस कंडीशन में हो रही है? लो डैम्पिंग केस में। यहाँ पर और यहाँ पर कोई ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं है, तो एग्जामिनर कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जब कभी भी आपको पूछें कि डैम्पिंग के केस में फ्रीक्वेंसी बताइए, तो आपको डायरेक्ट बताना है ओमेगा इक्वल्स टू ओवर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्चुअली वो किस केस में है? लो डैम्पिंग केस में है। क्लियर है? तो टाइटल डालेंगे अवमंदी दोलक की अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन। अवमंदी दोलक की अवकलन समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। डैम्प्ड ऑसिलेटर जिस पर डिस्कशन करेंगे कल। मिलते हैं कल सेम टाइम पर, और डैम्प्ड ऑसिलेटर को आगे प्रोसीड करेंगे। कल आप यहाँ तक पढ़ के आएंगे, और जैसे डैम्प्ड ऑसिलेटर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट दे दी जाएगी। लेकिन कल आप यहाँ तक पढ़ के ज़रूर आएंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या डिस्कशन का पॉइंट बनता है। तो आगे चर्चा करेंगे कल।